गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक समूह, जिसमें प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह एवं बाह्य समूह आते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, नीट इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सामाजिक समूह क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। यानी जो समूह है वह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है। और जो मनुष्य होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जो व्यक्ति होता है उसकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समूह के माध्यम से करता है। समूह से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी जो व्यक्ति है उसके अस्तित्व की कल्पना हम समूह से पृथक नहीं कर सकते हैं। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाज में भी देखने को मिलता है। अगर हम आदिम से आदिम यानी कि पुराने से पुराने समाज को भी देखें तो उनमें भी हम समूह को देखते हैं या समूह उनमें भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी समूह के दर्शन होते हैं या समूह को देखा जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है। अगर हम साधारण रूप में समूह शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह किसी भी व्यक्ति के या व्यक्तियों के संगठन के लिए कर देते हैं, जिनमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूह से ही सामाजिक संरचना का जटिल प्रतिमान बनता है और समाज शास्त्र में समूह के अध्ययन का विशेष महत्व होता है। यहाँ हम समूह के विभिन्न प्रकारों पर या विभिन्न पदों पर विचार करेंगे। सामाजिक समूह का अर्थ और परिभाषा क्या होता है, हम इसको देखेंगे। जो सामाजिक समूह होता है वो ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। और समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समूह से हमारा तात्पर्य किसी भी या व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हो। यानी जो समाज में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं या किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, इसको सामाजिक संबंध स्थापित करना कहते हैं। आर्गवन एवं नीव के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो यह समूह का निर्माण करते हैं। यानी आर्गवन एवं नीव का जो है वह कह रहे हैं कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो यह समूह का निर्माण करते हैं। एक अन्य विद्वान है विलियम्स, इनके अनुसार एक सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित क्रियाएं करते हैं और जो इस अंतः क्रिया की इकाई के रूप में स्वयं या दूसरे के द्वारा मान्य होता है। बोगाडस के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी संख्या है या ऐसी संख्याओं को कहते हैं
जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो और सामान्य क्रियाएं भी सम्मिलित हो। अगर हम उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं या प्रभावित होते हैं तथा किसी भी समान हित के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं। सामाजिक समूह की कुछ विशेषताओं का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। जो सबसे पहला सामाजिक समूह है वह है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समूह के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में गिलिन और गिलिन लिखते हैं कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। यानी जो गिलिन और गिलिन है उनके अनुसार जो व्यक्तियों का समूह होता है वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करना होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक समूह की विशेषता कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। तीसरा जो उद्देश्य है वह है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि एक सामान्य हो या जिनका हित जो है वह एक सामान्य हो। विरोधी हितों वाले या विरोधी रुचियों वाले व्यक्ति किसी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो चौथा सामाजिक समूह की विशेषता है वह है ऐच्छिक सदस्यता। यानी जो समूह होते हैं उनकी सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं बनता है वरन उन्हें समूह की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यानी जो व्यक्ति होता है वह सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता है और उसे समूह की सदस्यता ग्रहण करनी होती है जिसमें उसके हितों की या उसकी आवश्यकताओं की या उसकी रुचियों की पूर्ति होती है। जो सामाजिक समूह की अगली विशेषता है वह है समूह में एकता। कोई समूह समूह के रूप में इस समय तक कायम रह सकता है जब तक कि उसके सदस्य में एकता या हम की भावना पाई जाती है। यानी जो समूह होता है कोई भी समूह समूह के रूप में तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसके सदस्य में एकता पाई जाती हो या हम की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में जो समूह होता है वह टूट जाता है। सामाजिक समूह की जो अगली विशेषता है वह है स्तरीकरण। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर निर्भर होते हैं। यानी जो समूह होता है उसमें जो समूह में जो व्यक्ति होते हैं वह सभी समान पदों पर निर्भर होते हैं वरन वह अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका निभाते हैं। अतः समूह में पदों का जो होता है वो उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों की उच्चता एवं निम्नता के इस कर्म को ही संस्करण कहते हैं। अगली जो विशेषता है वह है सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। यानी जो समूह होता है इनमें आदर्श प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक रूपता प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि जो समूह के आदर्श हैं प्रतिमान है जैसे प्रथाएं हैं कानून है लोकाचार है जनरीतियां हैं इसका पालन किया जाए। अगली जो सामाजिक समूह की विशेषता है वह है स्थायित्व। समूह में
थोड़े बहुत मात्रा में अस्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वह इतने स्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाएं। यानी जो समूह है उनमें अस्थायित्व भी पाया जाता है। कुछ समूह जो बने होते हैं वह अपने उद्देश्य के बाद समाप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो समूह है वो इतने स्थिर नहीं होते हैं कि आज बने और कल समाप्त हो जाए। जो सामाजिक समूह की अगली विशेषता है वो है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह की उद्देश्य, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर कोई मतभेद ना हो और इन बातों को लेकर उनमें समझौता हो सके। किसी भी समूह की स्थापना तब संभव हो जाती है जब उसके सदस्य में जो समूह का उद्देश्य हो, कार्यप्रणाली हो, स्वार्थ पूर्ति हो, नियम हो, इन सब को लेकर उनमें मतभेद ना हो और इन बातों को लेकर उनमें समझौता हो जाए। जो सामाजिक समूह की अगली विशेषता है वह है ढांचा। प्रत्येक सामाजिक समूह की एक संरचना होती है या एक ढांचा होती है, अर्थात उनमें नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि जो होती हैं वह तय होती हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं या उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो सामाजिक समूह में बने होते हैं। सामाजिक समूह की जो अगली विशेषता है वह है सामाजिक संबंध। समूह में न केवल व्यक्तियों का होना पर्याप्त होता है वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य होता है। यानी जो सामाजिक संबंध हैं वह समूहों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अगला जो सामाजिक समूह की विशेषता है वह है जागरूकता। मैकाइवर एवं पेज ने पारस्परिक समूह या पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह का आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। यानी जो मैकाइवर एवं पेज है वह पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और एक समूह के सदस्य में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना जो है वह पाई जाती है। सामाजिक समूह की जो अगली विशेषता है वह है आदान प्रदान। एक समूह के सदस्यों में अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते वरन वह एक दूसरे के सहयोग एवं कष्ट में भी सहायक होते हैं। यानी जो एक समूह होता है वह बस अपने सदस्यों के विचारों का आदान प्रदान नहीं करता बल्कि वह एक दूसरे के सहयोग, कष्ट में भी सहायता करता है। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने समान हितों की या उद्देश्यों की या रुचियों की पूर्ति करते हैं। समूहों का वर्गीकरण हम इसको देखेंगे। समूहों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से, जो समाज में पाए जाने वाले अगणित समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है। यानी जो समाज में अगणित समूह पाए जाते हैं उनको वर्गीकृत करना कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, अस्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार तथा सामाजिक संबंधों की गहनता का विशेष महत्व दिया जाता है। जो समूहों का वर्गीकरण है वो सदस्यों की संख्या के आधार पर है। इसको हम देखेंगे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। समूह छोटे भी होते हैं तथा बड़े भी होते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन तथा होमस ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। इन विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मॉर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। यानी जो मॉर्टन है वो अंतःक्रिया की कमी के कारण
राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मर्टन का कहना है कि जो राज होता है इनमें अंतः क्रिया नहीं की जाती है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्र हित के प्रति जागरूक भी होते हैं। यानी जो समूह के सदस्य होते हैं उनमें राष्ट्र के प्रति हम की भावना पाई जाती है, यानी राष्ट्र पर कोई दिक्कत आती है तो मनुष्य जो होते हैं एक साथ आवाज लगाते हैं और साधारणतः लोग राष्ट्र के प्रति जागरूक रहते हैं। अगला जो है अस्थायित्व के आधार पर समूहों का वर्गीकरण। अस्थायित्व के आधार पर समूहों को अस्थायी एवं अस्थायी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिवार, नातेदारी समूह तथा शिक्षण संस्था आदि जो स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं, और दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ श्रोता समूह जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बनते हैं। जो अस्थायी समूह है उसमें शिक्षण संस्थान, परिवार, नातेदारी आदि आते हैं, और जो अस्थायी समूह है उसमें भीड़ एवं श्रोता समूह आते हैं, जो बहुत कम समय के लिए समूह के रूप में बनते हैं। कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जो अगला है अंतः समूह एवं बाह्य समूह, इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।